नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, पिछले वीडियो में हमने मिट्टी पर चर्चा किया था, उसी में कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं जिनका आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं विविध मिट्टी के बारे में। इसके डिटेल्स हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली वीडियो में, तो आज हम इस पे क्वेश्चंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मिट्टी और राज्य दिया हुआ है जिनको मैच करना है। ABCD में देखिए तो यहाँ पर जलोढ़, काली, लाल और मरुस्थलीय मिट्टी है, और यहाँ पर राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। तो गाइस यहाँ पर हम ये देख रहेंगे ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं ABCD में, तो सही आंसर हमारा B वाला हो जाएगा। इसका इस तरह से हम कर सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये होगा कि पहला A जो है, A का ऑप्शन हो जाएगा 2 जलोढ़, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र होगा। लाल मिट्टी जो है हमारा राजस्थान, लाल मिट्टी जो है हमारा आंध्र प्रदेश होगा यहाँ पर, और मरुस्थलीय मिट्टी जिसमें बालू ज़्यादातर पाई जाती है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इसका मैचिंग बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है तो वहाँ पे किसकी मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शंस में से गैस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है राजस्थान की मिट्टी में, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी मटर। मटर का फसल जो है नाइट्रोजन से भरपूर होता है, तो यहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन भरने का काम करती है। अब इसकी ऑप्शंस भी देख लीजिए, व्याख्या भी देख लीजिए। तो दलहनी फसलें जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं, अल्फा डाई बीन्स, गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि फसलें हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन सी होगा उड़द। उड़द की दाल जो होती है इसको भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी उगाने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता की वजह से जो है मिट्टी में कहीं कहीं पर लाल पाया जाता है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है। का सही आंसर ऑप्शन डी जस्ता। जस्ता में जो है मिट्टी भारतीय मृदा में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी में कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण दिया हुआ है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। तो ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा बनेगा। तो गाइस हमारा डी ऑप्शन सही बनेगा कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। ये तो सही है, परंतु जो कथन हमारा दिया हुआ है ये गलत है। तो कथन गलत है और कारण सही है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है।
ये कहाँ पर है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में से सही आंसर कश्मीर हिमालय में। देखिए कश्मीर वाला जो एरिया है हिमालय का, वहाँ पर जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो सबसे अधिक पानी जो है कौन सी मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है पानी को रोकने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका एवं बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति की हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्तिका। मृत्तिका का जो व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। गाइस इसके बाद हम क्षारीय मृदा के बारे में नोट्स भी देख लेते हैं पहले, फिर उसके साथ में इसके ऑप्शंस में क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो पहले तो हम इसकी नोट्स देख लेते हैं क्या क्या है इम्पॉर्टेंट इसमें। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्यतः जो है फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 7.0 के मध्य होना आवश्यक है। तेजाबी मृदाएं यानी कि एसिडिक अवसादी प्रकृति की होती हैं। ये मिट्टियाँ लैटराइट, लौहमय लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है और क्षारों की लीचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति जो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। लवणीय प्रभावी मृदा को लवणीय, क्षारीय एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि का लवणी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में कौन सा है? यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन बी है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना की आवश्यकता है? तो ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सही होगा। 6 से 7 का पीएच मान हमारा होना चाहिए मिट्टी का। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन ए लाइम। लाइम का उपयोग किया जाता है मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए।
नेक्स्ट है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है तो ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसके खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है तो सही आंसर ऑप्शन बी जिप्सम का। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा नमक यहाँ पर बनाया जाता है तो लवणता सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो सही आंसर गाइस ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न मृदा की लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का बड़ा क्या प्रभाव पड़ता है तो सही आंसर गाइस यहाँ पर ऑप्शंस में से जगह देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है तो सही आंसर ऑप्शन ए अम्लीय। अम्लीय मिट्टी जो है चाय की बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। अब इसी में नेक्स्ट चैप्टर है मृदा अपरदन एवं सुधार तो इसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर ये टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसका कंटेंट देख लेते हैं मृदा अपरदन एवं सुधार। तो प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल वायु पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव और स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक हो सकते हैं जिसमें निर्वनीकरण अत्यधिक पशुचारण झूम कृषि अवैज्ञानिक कृषि पद्धति परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि मुख्य हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल एवं यमुना नदियों की उत्खनन भूमि हो क्षेत्र है। पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में शामिल हैं। छोटा नागपुर का पठार ताप्ती में से साबरमती घाटी तक क्षेत्र मालवा पठार महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र हरियाणा राजस्थान गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। असफाल यानी कि बूंदाघात अपरदन वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को असफाल या बौछार या फिर बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। परत अपरदन जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। रिल अपरदन जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं। अवनालिका अपरदन जब रिल अपरदन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं। धारा चैनल अपरदन जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। सोरघम ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यवर्धन वेदिका निर्माण एवं वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चंस भी इसके देख लेते हैं
छोटे जल्दी से जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर मृदा अपरदन होता है? चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खनन क्षेत्र भूमि है, पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी का क्षेत्र, महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? सही आंसर ऑप्शन डी चंबल घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो ऑप्शंस में से सी ऑप्शन सही है, मुरैना। मुरैना में जो है सर्वाधिक मृदा अपरदन की घटना होती रहती है। अगला प्रश्न है इसी में, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस रूप में का अपरदन कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन की गहरी गहरी नालियाँ यहाँ पर बन जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पर एक क्रम बताना है मृदा अपरदन का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असफाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और अवनालिका अपरदन। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो यहाँ पर कुछ फसल दी हुई है, कौन सी फसल से भूमि अपरदन सबसे ज़्यादा होता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए सोरघम। सोरघम की फसल ऐसी है जिसको हम उगाएं तो हमारे खेतों में अपरदन सबसे अधिक तीव्रता से होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? किस तरीके से हम मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी बीज संशोधन। फसल चक्र अपना सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं, बहुफसलीय खेती कर सकते हैं, लेकिन बीज संशोधन से हमारी मिट्टी की उर्वरता वापस नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, मृदा की उर्वरा शक्ति के वृद्धि हेतु, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए फसल चक्र आवश्यक है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर गाइस कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सस्यावर्धन, फसलों का हेरफेर, सेकंड है बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायु रोध। तो यहाँ पर ऑप्शन में से सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि बालू की बाढ़ से हमें मृदा संरक्षण में कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे या किनसे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो गाइस सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से है मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? अधिक चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके या वनारोपण करके। तो मृदा अपरदन को वनारोपण करके हम रोक सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन से तरीके हैं? मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उनकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है: वृक्षारोपण, सोपानी अथवा समुच्चयी रेखित किए कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरीय कृषि का रोक लगाना, मेड़बंदी करके हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा क्षारण को रोका जा सकता है, तो किससे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन सी वनरोपण से, वन रोपण करके मृदा क्षारण को रोका जा सकता है। तो गाइस आज ये चैप्टर फिनिश हुआ, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम एक नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो कि अगला चैप्टर होगा, इसी में देख लेते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक पे कल अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसका रिवीजन करिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा हो सके। तो वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद।